गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेंडलसन-स्टाल एक्सपेरिमेंट एंड किस तरह से डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। थोड़ा सा अगर तुम लोगों को याद हो तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का मतलब, अगर ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड हुए डीएनए का, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ, ये तो प्रॉपर डायग्राम है नहीं डीएनए का, ओके। तो ये दोनों अगर पेरेंटल स्ट्रैंड है डीएनए का, तो ये जब सिंथेसिस होगा, मतलब न्यू डीएनए जब फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन जब होगा, तब एक इस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ दूसरा न्यू वाला स्ट्रैंड आ जाता है, और ये जो दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है इसके साथ भी न्यू वाला स्ट्रैंड आ जाता है, राइट। यही मैकेनिज्म होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो फॉर्मेशन होता है न्यू डीएनए का पुराने डीएनए से, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो एक्चुअली फॉर्मेशन होता है। अब हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, प्लस ये एक बायोमॉलिक्यूल है, राइट। तो एग्जैक्ट कॉपी बनाना, एक डीएनए है, डीएनए का ही पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी बना रहा है, इसीलिए इसका नाम है रेप्लिकेशन, राइट। तो इसके में ये जो सिंथेसिस हो रहा है न्यू डीएनए का, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें थोड़ा रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, ओके। उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे प्रोकैरियोट्स में वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स हम जानते हैं सेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके जो एंजाइम्स होते हैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर बेसिक मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो वही सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही होता है, और जो एंजाइम्स का मैकेनिज्म होता है ऑलमोस्ट वही सेम टू सेम होता है, लेकिन कुछ एडिशनल एंजाइम्स यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे इसमें। इसमें सबसे पहला एंजाइम आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। नाम से क्या पता चल रहा है, देखो डीएनए डिपेंडेंट मतलब ये डीएनए पे डिपेंड होते हुए काम करेगा, मतलब ये एंजाइम को अगर हम बाहर ऐसे ही छोड़ दें, कोई डीएनए मॉलिक्यूल ना दें इसको, तो फिर ये काम नहीं करने वाला है। ये डीएनए पे डिपेंडेंट है। डीएनए पे डिपेंडेंट मतलब भाई हम तो डीएनए बना रहे हैं, फिर कौन सा डीएनए से ये डिपेंड होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक रहेगा हमारा पेरेंट स्ट्रैंड के साथ हमें डॉटर स्ट्रैंड बनाना है, राइट। तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा ये डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, इसी डीएनए स्ट्रैंड पे डिपेंड होके बनाएगा, मतलब इसी में इसको देख देख के ये यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसी को देख के यहाँ पे लगाएगा, इस पे जो देख के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगेगा, यहाँ पे जो है उसको देख के यहाँ पे लगाएगा। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं ये तो पता होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन मतलब जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में इस तरह से जॉइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, राइट। तो डीएनए में मोनोमर कौन सा होता है, हमें पता है ये सारा जो मोनोमर्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर याद हो तो इसका नाम क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और सिंपली इसको इस पर्टिकुलर चैप्टर में डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो, ओके। अब इसको लिखते कैसे हैं, लिखना अगर चाहो तो डीएनए पी भी लिखा जाता है इस तरह का, ओके। तो ये क्या काम करेगा, ये करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर को ऐड करेगा टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, जिसको देख के ये सिंथेसिस करेगा। अब हम क्या जानते हैं, डीएनए जो है, इसमें देखना डीएनए जो है इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो चेन है इसका भी तो एक सिंथेसिस, न्यू सिंथेसिस वाला, मतलब एक डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, इसका भी न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इस पे भी एक्ट कर रहा है और इस पे भी एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो है ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। टेम्पलेट क्या होता है, जिस पे देख के दूसरा वाला स्ट्रैंड बनेगा, ओके, वो होगा टेम्पलेट, या फिर जिसको यूज़ करके कोई दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा। आगे चल के हम जब ट्रांसक्रिप्शन में जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज़ होता है, क्या करने के लिए, एमआरएनए बनाने के लिए। हम जानते हैं डीएनए खुद अपना मैसेज जो है वो
प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं करता, वो mRNA बनाता है और mRNA से जाके फिर प्रोटीन बनाता है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है और वो क्या करता है, एक mRNA बनाता है और वो mRNA फाइनली न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है और राइबोसोम के पास जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, चलो रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज़ द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है या फिर जो पॉलीमरेज है वो क्या है, मेन एंजाइम है। बाकी बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, बहुत अलग अलग काम होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, लेकिन इसका काम क्या है, पॉलीमराइजेशन। ओके, ये किसने डिस्कवर किया था, कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट थे जो कि 1957 में इसको डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्या है देखना, प्रोकैरियोट्स के पास 3 अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट में कौन कौन से टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं। इसका नाम ऐसे दिया गया है, रोमन में लिखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। देखो, सबका काम पॉलीमराइजेशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ एडिशनल काम भी करते हैं, जैसे कि कुछ न्यूक्लियोटाइड को निकालना, उसको कट करके, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो कि उसका नाम क्या होता है एक्चुअली, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड से या फिर न्यूक्लियोटाइड से कुछ जो रिमूव करते हैं, एज, ये एंजाइम है ASE, कट करने वाला एंजाइम। ओके, तो ये क्या करते हैं, अब देखना, अगर ये एक डीएनए पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो ऐसे टर्मिनल पोजीशन पे कट लगाते हैं, इस तरह का। ओके, ये क्या हो गया, ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, अगर यहाँ पे कट करेगा तो ये वाला रिमूव हो जाएगा भाई। अगर ये एंडो न्यूक्लियस है, एंडो न्यूक्लियस का मतलब क्या है, अंदर कट लगा गया, एंडो का मतलब इनसाइड, राइट। तो ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा तो ये जो बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइएस्टर, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और दूसरा कोई अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन हो जाएगा। ये भी एक फंक्शन है इन एंजाइम्स का। ओके, तो इसके डिटेल फंक्शंस तो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो ये सारा कुछ तुम्हारे ग्रेजुएशन के टाइम पे तुम पढ़ोगे। अब बस इतना याद रखना कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इन तीनों में से जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, जो कि मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन है। ओके, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाता है वो एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। और क्या काम होता है इन डीएनए पॉलीमरेजेस का, प्रूफ रीडिंग होता है। अब प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, देखो प्रूफ रीडिंग क्या होता है, अब इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है, अब इतने डीएनए मॉलिक्यूल का हमें एग्जैक्ट कॉपी बनाना है, राइट। तो अगर एग्जैक्ट कॉपी बनाना है हमें तो क्या होगा, अब इसका स्पीड क्या होता है देखना, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है इसका स्पीड होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के अंदर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख देख के ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया होगा। तो अगर इतना फास्ट काम करता है तो डेफिनेटली इसमें क्या चांसेस है, एरर के भी चांसेस होंगे। ओके, अब एरर के क्या चांसेस होंगे, मतलब कोई गलत न्यूक्लियोटाइड भी ऐड कर सकता है ये, राइट। कभी गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सकते हैं, कोई बॉन्ड में दिक्कत हो सकता है, तो उसको रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर उसको रीड नहीं करेंगे तो क्या होगा, खुद सोचो, ये एक डीएनए टेम्पलेट है, इसमें एक तरह का न्यूक्लियोटाइड हुआ करता था, अब इसमें दूसरा कोई और न्यूक्लियोटाइड डाल दिया गलती से, क्योंकि इसका काम इतना फास्ट है कि इसको खुद मतलब बहुत तेज़ी से भी काम करना है और सही भी करना है, राइट। मतलब इतना बर्डन है इसके ऊपर। तो इसमें मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया, अब भाई अगर डीएनए में गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया तो डेफिनेटली वो कोड भी तो गलत करने लगेगा, तो ये एक तरह का म्यूटेशन हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे एक गलत चीज़ आ गया। तो ये म्यूटेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म होता है। प्रूफ रीडिंग मतलब इसी का, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके सब यूनिट्स होते हैं, तो कुछ सब यूनिट्स होते हैं जो कि प्रूफ रीडिंग का काम करेंगे। ये देखेंगे, ये चेक करते रहेंगे कि सारा कुछ जो न्यूक्लियोटाइड है वो सही से आया है कि नहीं आया है।
अगर नहीं आया है, ये मान लो कि ये नहीं आया है, तो अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियेजेस प्रॉपर्टी के होते हैं ये। तो ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, इधर एक्सो बाहर से रिमूव कर देगा या फिर अंदर से रिमूव करेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ गलती हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और दूसरा वाला एंजाइम आएगा जो कि मेनली हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो कि यहाँ पे गैप फिलिंग एंजाइम बोलते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 आके यहाँ पे फिर से इसको देख के न्यू न्यूक्लियोटाइड लगा देगा। फिर उसके बाद इन दोनों में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं यूकैरियोट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में भी इन्हीं एंजाइम्स को डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही बोला जाता है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम टर्म डीएनए पॉलीमरेज ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज बोलना सही है, कुछ गलत नहीं है। तुम दोनों में बोल सकते हो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो, दोनों सही है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए प्रिफर करते हैं डीएनए पॉलीमरेज बोलना। ओके, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेजेस है वो 5 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके, ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं कहाँ पे, यूकैरियोट्स में, जो कि यही पर्टिकुलर जो डीएनए सिंथेसिस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म ये पांचों मिलके करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एंजाइम पे, और हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर याद हो एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में तो 11th में आप लोग पढ़ चुके हो इसका मैकेनिज्म, जो डीएनए लाइगेज है। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंजाइम चैप्टर में। अगर किसी को और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप लोग देख सकते हो, वरना अभी मैं बता दूंगी कि किस तरह से होता है। ये क्या काम करता है डीएनए लाइगेज, 2 डीएनए स्ट्रैंड जो होंगे उन दोनों को ये ज्वाइन करेगा। अब भाई ज्वाइनिंग कैसे होगा, खुद सोचो। अगर ये दो, देखो ये 2 डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स हो तो डायरेक्शन तो होगा भाई डेफिनेटली। ये 5 प्राइम है तो 5 प्राइम की तरफ क्या रहता है, हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है। और ये कौन सा है, ये है 3 प्राइम। 3 प्राइम की तरफ क्या रहता है, एक OH मॉलिक्यूल रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी एक फॉस्फेट है, यहाँ पे भी एक OH होगा। तो ये एंजाइम क्या करता है, इसका जो 3 प्राइम OH है ये डीएनए फ्रैगमेंट का, और इसका जो फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा। हम जानते हैं इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है, एक फॉस्फेट और एक OH ग्रुप के बीच में। ओके, यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना लेगा, और एस्टर बॉन्ड में क्या होगा, H2O का रिलीज होगा। तो जो डीएनए लाइगेज होता है वो क्या रिमूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव कर देगा, और फाइनली ये दोनों स्ट्रैंड को क्या कर दे, ये दोनों फ्रैगमेंट को क्या करेगा, ये ज्वाइन कर देगा। अगर ज्वाइन कर देगा तो फाइनली ये एक फ्रैगमेंट जैसा दिखने लगेगा हमें, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। ओके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जो हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, डीएनए हेलिकेज। अब हेलिकेज नाम से क्या पता चल रहा है कि इसका हेलिक्स के साथ डेफिनेटली कोई कनेक्शन होगा। ASE हम कब यूज़ करते हैं, अगर हम नोमेनक्लेचर, एंजाइम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो ASE जो होता है मोस्टली कट जो एंजाइम करते हैं, जो एंजाइम कट करेंगे उनके मतलब उन एंजाइम के लिए यूज़ होता है मोस्टली। ओके, तो इसका नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। तो ये किसको कट कर रहा होगा, ये कट कर रहा होगा कोई हेलिक्स को। अब यहाँ पे कौन सा हेलिक्स है भाई, डीएनए हेलिक्स है डेफिनेटली। तो डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो किससे बाइंड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं, मतलब दोनों स्ट्रैंड का कॉपी बनाने जा रहे हैं। तो जो कॉपी बनाएंगे भाई, ये 2 स्ट्रैंड अगर इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे तो क्या हम अच्छे से इनका कॉपी बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एरियाज में इनको इसे अनवाइंड करना पड़ेगा। अब अनवाइंड तो तब होगा ना जब यहाँ इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि इस हेलिक्स को हमें ओपन करना है। ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे आके इसका एक कॉपी बना देगा और इसका भी एक कॉपी बना देगा। थोड़ा सा ओपन हुआ है, उसके बाद क्या होगा, आगे चल के
आगे दूसरा वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरह से चल के पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है धीरे धीरे करके ओपन होता चलता है और फिर डीएनए का सिंथेसिस भी होता चलेगा। ओके, तो ये जो हेलिकेज है ये कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये याद रखना है हमें। ये बॉन्ड, ये हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ये ब्रेक करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच होता है, दो न्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है उन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसको ब्रेक कौन करेगा, डीएनए हेलिकेज। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन आता है, एक्चुअली इसको एंजाइम तो नहीं है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो डीएनए है वो रोप की तरह है, हमें पता है ना। अगर जो रोप होता है उसको अगर देखोगे तो इस तरह का ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं होता है ना, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये भी इस तरह का ट्विस्टेड फॉर्म में है। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर, देखो ये मत सोचने लग जाना कि डीएनए एक साथ पूरा ओपन हो जाएगा। ओके, डीएनए अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है ई कोली का, है ना। तो ई कोली का जो डीएनए होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर डीएनए के बारे में बात करें तो वो काफ़ी लंबा होता है। उतना बड़ा डीएनए को अगर एक साथ ओपन कर दोगे तो न्यूक्लियस में उतना न्यूक्लियस में उतना स्पेस नहीं होगा, प्लस अच्छे से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कुछ एरियाज होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं डीएनए में जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये हम लोग मैकेनिज्म में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे पहले ओपनिंग होगा, तो बाकी सारे एरियाज तो क्लोज है ना, इसके आगे भी क्लोज है, इसके पीछे भी क्लोज है। तो अब ये अगर ओपन होगा, खुद सोचो कोई मॉलिक्यूल इस तरह के ट्विस्टेड फॉर्म में है, राइट। अगर मैं इधर ओपन करना चाहूँ तो आगे वाला जो ट्विस्टेड वाला एरियाज है उसमें क्या होगा, वो पूरा मतलब टेंशन होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होगा तो ये वाला ज़्यादा ट्विस्टेड होना स्टार्ट होगा। इमेजिन करना रोप का। ओके, अगर ये ज़्यादा ट्विस्ट होने लगा तो फिर अब क्या होगा भाई, अब इसको तो मतलब ज़्यादा टेंशन आने लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए एक और एंजाइम आता है जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले करते हैं यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हो रहा है ना, ये जो अनवाइंडिंग है, हम जानते हैं अनवाइंडिंग के बाद भी डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और जो गुआनिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग। ओके, तो अगर ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, तो अगर इसको हम कट कर देंगे तो फिर से ये लोग तो रीजॉइन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंटरी हैं, इनके पास वो नेचर है जॉइन होने का। तो इसको हमें तो रेप्लिकेशन करना है, हमें इन दोनों को ऐसे ही ओपन करके रखना है, ओपन करके रखना है, प्लस ये दोनों जुड़ भी जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल लगा के हमें इसको बंद करना होगा, राइट। इस तरह से अगर हम दोनों मॉलिक्यूल ऐसे लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवाइंड नहीं होगा। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा है, एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये होगा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये इन दोनों स्ट्रैंड को प्रिवेंट करेगा रिकॉइलिंग होने से। अब थोड़ी देर, अब हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर हम ओपन कर देंगे तो ये क्या होने लगेगा, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होने लगेगा। तो इस टेंशन में क्या होता है, डीएनए डैमेज होने के भी चांसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगा। तो ये टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। यहाँ पे देखना, ये अच्छे से यहाँ इस डायग्राम में समझ में आएगा। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 प्राइम 3 प्राइम मान लो। तो यहाँ पे अगर हम ओपन कर रहे हैं हेलिक्स को तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। इस टेंशन को रिलीव कौन करता है, एक्चुअली ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये काम क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रैंड होते हैं एक सिंगल स्ट्रैंड को ये थोड़ा सा कट लगा देता है। कट कहाँ पे लगेगा, ये डेफिनेटली अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कट लग रहा है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में कट लग रहा है। तो उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में जो कट लगता है ना, उस कट के वजह से क्या होता है, ये स्ट्रैंड थोड़ा सा, मतलब ये जो टेंशन है थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। और आगे चल के क्या होगा, यहाँ पे अब डीएनए का सिंथेसिस होगा इन दोनों में। उसके बाद क्या होगा, ये भी तो ओपन होगा उसके बाद, है ना। उसके बाद फिर से हेलिकेज काम करेगा, ये जो स्ट्रैंड है इसको ओपन करेगा, फिर ये ओपन ऐसे हो जाएंगे। ओपन होने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या देखा। सबसे पहले क्या देखा था हमने, डीएनए पॉलीमरेज, और इसको डीएनए पी से भी डिनोट करते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो 3 तरह के होते हैं, एक तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं, राइट। उसमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो एक्चुअल एंजाइम माना जाता है डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए। दूसरा कौन सा देखा हमने, डीएनए हेलिकेज, और सिंपली इसको हेलिकेज एंजाइम भी बोला जाता है। ये जो हेलिकेज है इसका काम क्या है, इन दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने के बाद क्या होता है, इन ब्रेकेज स्ट्रैंड्स में क्या होता है, टेंडेंसी होता है कि वो दोनों फिर से रिजॉइन हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोटीन आता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आने के बाद यहाँ पे दूसरा वाला जो ये वाला हमने देखा था कि यहाँ एक तरह का अगर ओपन हेलिक्स है तो दूसरी तरफ टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टेंशन को रिलीव करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है, और ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में एक कट लगाता है जिसकी वजह से कि टेंशन रिलीफ हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था, क्या वो है, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है, ये जॉइनिंग में हेल्प करता है, ओके। और लाइगेज एंजाइम का एक और नाम क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर ग्लू, ओके। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि दो चीज़ें जो हैं उसको जॉइन करने में ये यूज़ होता है।